हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन होने के लिए जमा हुए हैं। हम लोग आज 11th फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th पास करके आप आए या ना आए, अभी रिजल्ट अवेटेड है आप लोगों का, तो कोई बात नहीं है। ये जो 11th का क्लासेज है फिजिक्स का, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स और यूनिट आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी किताब के अनुसार पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भाग में बटा हुआ है। हम लोग पार्ट 1 किताब का स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरह फिजिक्स में काम करता है। उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस एक चैप्टर तो है नहीं, वो मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में एनसीईआरटी किताब में मिलेगा। मोशन इन ए प्लेन एक चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में, उस बुक में आपको वेक्टर मिलेगा, लेकिन वेक्टर एनालिसिस के रूप में एक अलग चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ाते हैं और आपको पढ़ना भी है। हर जगह वेक्टर उपस्थित है, वेक्टर के बिना मैकेनिक्स की कल्पना करना ही बेकार है। इसलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर एनालिसिस। वैसे तो सिलेबस के अनुसार आपका पहला यूनिट पड़ेगा मेजरमेंट एंड फिजिकल वर्ल्ड। मेजरमेंट से आप 9th में परिचित भी हैं। यूनिट डायमेंशन उसका मेन तथ्य है, लेकिन हम लोग उसको दोबारा भी पढ़ेंगे। हर चैप्टर में यूनिट और डायमेंशन साथ में चलेगा, इसलिए अलग से हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। एक न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वेक्टर एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना वेक्टर के हम लोग कह दिए मैकेनिक्स की कल्पना नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग वेक्टर का स्टार्ट आज करते हैं। 11th, ये यहाँ मैंने लिखा है 11th फिजिक्स वेक्टर एनालिसिस। कॉपी कलम साथ में रखेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी आवश्यकता अनुसार लिखते चलेंगे। देखिए वेक्टर एनालिसिस, सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस हल्की चर्चा, हल्का डिस्कशन 9th के क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, स्केलर एंड वेक्टर। तो 9th स्टैंडर्ड से पढ़ के आप आते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। उससे पहले आपको हम वहीं से शुरू करते हैं, बाद में हम आते हैं वेक्टर एनालिसिस पर। एक छोटी सी बात पर ध्यान देंगे आप, जैसा कि आपको हम बताते हैं, ये देखिए 5 लिखे, ये 5 लिखे, ये 5 लिखे, ये 5 लिखे। अभी ऑल दिस 4 5 है, इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा आपको। लेकिन ये जो 5 5 लिखा हुआ है 5 5 5 5 5 5, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होंगे कि सब तो एक ही चीज़ है, सर काहे रिपीट कर दिए। थोड़ी सी बात देखेंगे आप। हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं मीटर, इसके साथ जोड़ रहे हैं किलोग्राम, ये है सेकेंड, ये एम्पियर, ये है केल्विन। इस तरह से हम बात करते हैं। अब गौर से देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान है, दिख रहा होगा आपको। 5 5 5 5 लिखे। आपके मन में बात उठ रही होगी कि सर सब 5 ही क्यों लिखे, 5 लिखते, 10 लिखते, 20 लिखते, 100 लिखते, 50 लिखते, 25 लिखते, लेकिन 5 ही लिखे। एक तो अच्छा लगेगा, दूसरा मेरा आज सेक्रेट जान लीजिए। हर स्टूडेंट चाहते रहता है कि अपने शिक्षक का कुछ ना कुछ सेक्रेट पता करें। मैं अपना सेक्रेट खुद बता देता हूँ कि ये जो 5 डिजिट में सबसे फेवरेट डिजिट मेरा 5 है, इसलिए मैं 5 ही एग्जाम्पल लेके बताया करता हूँ। इसको ध्यान रखेंगे आप। तो मेरा एक सेक्रेट आज आपको पहला ही क्लास में पता चल गया कि मेरा फेवरेट डिजिट कौन सा है, 5। अब देखिए यहाँ 5 मीटर आ गए, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर और केल्विन। ये आप डेली लाइफ में आप देखते होंगे, घूमते होंगे कि आलू सब्जी दुकान पर जाते हैं तो आप आराम से बोलते हैं कि 5 मीटर आलू दे दो। क्या 5 मीटर आलू देगा? नहीं देगा। कहिएगा 5 मीटर परवल दे दो, 5 मीटर प्याज दे दो, तो दुकानदार कहेगा कि हल्का सा लगता है फेज इसका ढीला है, थोड़ा सा साइड हो जाइए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। लेकिन अगले दुकान में आप कहते हैं 5 kg प्याज दे दो, 5 kg आलू दे दो, तो मिल जाता है। यही मेजरमेंट है।
और यही क्वांटिटी है। ये जो आप देख रहे हैं 5555 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 25, 50, 2, 1, 4, दैट इज सो ऑन एक्सेट्रा। लेकिन हमारा फेवरेट डिजिट 5 होने के कारण मैं सब में 5 ही लिखा शुरुआती है। और ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, न्यूटन, मीटर पर सेकेंड, जूल, अर्ग, ये कई ऐसे यूनिट हैं जिसको आप 9th 10th में पढ़ कर आए। जब इसके साथ ऐड हो गया तो देखिए ये लेंथ हो गया, ये मास है, ये टाइम है, ये इलेक्ट्रिक करंट है और ये टेम्परेचर है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। ये जो देख रहे हैं आप ये यूनिट हो गया। और ये जो आपका नाम लिखे यही हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो क्लियर हो गया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी तभी माना जाएगा जिसके पास ये दोनों टर्म मौजूद हों, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और यूनिट भी हो। यानी ये क्लियर हो गया कि ये यदि हम फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करें तो कहते हैं एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। In other words, you can define the quantity having magnitude and unit both. ये जो फिजिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड, परिमाण। तो द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देख ही रहेंगे सामने आप। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट दोनों होंगे, वही आपको कहलाएगा फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एन एनी एग्जाम्पल देखिए, हम एक्स लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है। एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक्स। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? एक्स इजकल टू एन यू, जहाँ ये एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या है? यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू का अर्थ क्या है? मैग्नीट्यूड। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं आप लोग जान गए होंगे परिभाषा। देखिए, द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड यूनिट बोथ कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी, दे कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम एक्सेट्रा सो ऑन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि हमको पढ़नी तो है वेक्टर एनालिसिस, तो हम लोग अपना सिलेबस की ओर मुड़ते हैं। अब हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं। देखेंगे आप, हम बार बार बोल रहे हैं, कॉपी कलम साथ में रखें, समझने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से देखा जाए। देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नेचर के आधार पर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट चैप्टर में इसका अलग रूप है। यहाँ पर हम लोग यहाँ टेबल बनाए, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, स्केलर, वेक्टर, और यहाँ लिखते हैं हम टेंसर। अब वन बाय वन थोड़ा सा ध्यान देंगे। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। क्या है स्केलर? थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर हिंदी मीडियम वाले अदिश राशि, इंग्लिश में इसका नाम हो गया स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्केलर क्वांटिटी? इसके पास मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट हो, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन हो। इसका मतलब यही हुआ कि मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट होगा
नो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा। ये अलजेब्रा के लॉ का पालन करेगा, ऑवेज अलजेब्राइक लॉ। क्लियर होगी? स्केलर क्वांटिटी देखिए क्लियर कि मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट होगा, जैसे हमने लिखा था अभी 5 मीटर, 5 सेकेंड, 5 केल्विन। तो ये सब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट था। नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, और अलजेब्रा के लॉ का ये पालन करेगा, ओनली ऑवेज अलजेब्राइक लॉ। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक दो जान लें हम लोग। फॉर एग्जाम्पल में आ जाइए। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, एक्सेट्रा। वर्क है, वर्क, ध्यान दीजिएगा। इस तरह बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्केलर क्वांटिटी में आते हैं, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, और अलजेब्रा के लॉ का उपयोग करेगा। हमको पढ़ना क्या है? वेक्टर एनालिसिस। देखिए स्केलर के बाद नंबर आता है किसका? वेक्टर का। अब हम लोग बी में देख लेते हैं वेक्टर। अब हम लोग बी में आ जाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट तो होगा ही, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो मैग्नीट्यूड और यूनिट उसके साथ होंगे। इसके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा, ध्यान रखिएगा, और दे ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ, ये मस्ट है, ध्यान रखेंगे, इसको पालन करना ही पड़ेगा। जब तक लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करेगा तब तक वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी, चाहे उसके पास मैग्नीट्यूड क्यों ना हो, डायरेक्शन क्यों ना हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ जब तक लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करेगी तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसा हम समझा रहे हैं आपको यहाँ, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, एक्सेट्रा। बहुत सारा एग्जाम्पल मिलेगा आपको चैप्टर के इनसाइड। आगे बढ़ेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हो गया वेक्टर क्वांटिटी का। एक हिडन एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एनओटी नोट करके एकदम ध्यान देने योग्य बातें। जब कभी ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएगा मैं नोट करके बताऊंगा। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग सोच लें। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। चूँकि हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं जस्ट रिसेंटली, 5 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, 3 एम्पियर का करंट है। वो अल्टरनेटिंग करंट भी है, डायरेक्ट करंट भी है। तो अल्टरनेटिंग हो या डायरेक्ट हो, डायरेक्शन है उसके पास। 5 एम्पियर है तो 5 मैग्नीट्यूड है, एम्पियर उसका यूनिट है। तो मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और अल्टरनेटिंग हो या डायरेक्ट, डायरेक्शन भी है। फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करता है। इसलिए क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट is not a vector quantity because it does not follow the laws of vector addition. Laws of
वेक्टर एडिशन। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह वेक्टर हम लोग जान गए परिभाषा के साथ, आगे डिटेल पढ़ेंगे ही। हम लोग आगे बढ़ते चलते। थर्ड क्वांटिटी का नाम यहाँ चार्ट में दिख रहा होगा आपको, टेंसर है। आराम से उतारते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कलम लेकर एकदम अटेंशन में बैठेंगे। जहाँ रिक्वायरमेंट हो अपनी आवश्यकता के अनुसार आप उसको आराम से लिख भी लेंगे। सी नंबर है टेंसर। थोड़ा ये देखने से ही पता चल रहा है कि टेंसर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। फिजिक्स है, नेचर है, डेली लाइफ। एक सोचिए, काफ़ी संपन्न समृद्ध परिवार क्यों ना हो, निम्न आय वाला परिवार क्यों ना हो, मध्य वर्गीय परिवार वाले आय क्यों ना हो, किसी भी परिवार में यदि एक बच्चे का आगमन होता है, नवजात शिशु जन्म लेते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, खुशी होती है, अच्छा शकुन माना जाता है। लेकिन एक ऐसा फैमिली जहाँ नवजात शिशु जन्म तो लिया लेकिन न लड़का है न लड़की है, अब बताइए उस घर में कितना टेंशन हो गया। लड़का होता तब भी ठीक, लड़की होती तब भी ठीक, न लड़का हुआ न लड़की हुई, अब बताइए वो घर कितना तनाव में आ गया। यही बात यहाँ टेंसर क्वांटिटी है कि द क्वांटिटी हैविंग नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो न तो स्केलर है और न ही वेक्टर है, वैसा क्वांटिटी क्या कहलाएगा? टेंसर। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी, एकदम आराम से फर्स्ट क्लास, दोज फिजिकल क्वांटिटी which is neither a scalar nor vector called tensor. For example, stress, moment of inertia, एक्सेट्रा लगा देते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल हमने दे दिया टेंसर का। इस तरह हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को टाइप में बांट दिए, और ये बांटने में आपको दिख रहा होगा कि स्केलर आया, वेक्टर आया, टेंसर आया। हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर एनालिसिस को आगे बढ़ाते चलेंगे। अब हम लोग छोड़ देंगे उस पीछे को, अब हम लोग आगे आते हैं वेक्टर एनालिसिस में कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गया? अब देखिए वेक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ नहीं करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना और इसके माथे पर तीर का निशान लगा देना। कहता है स्ट्रेट लाइन इज विथ एन एरो हेड रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी जहां से शुरू हुआ इसको ओरिजिन बोलेंगे, इसको इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं आप, और नहीं तो आपका जो कॉमन वर्ड है टेल, ये याद रखेंगे। ये सब एक ही नाम है, ओरिजिन कहिए, इनिशियल पॉइंट कहिए या टेल कहिए। जहाँ ये अंत हुआ ये आपका टर्मिनल पॉइंट हुआ, इसको टर्मिनस भी बोलते हैं, इसको टिप भी बोलते हैं, इसको हेड भी बोलते हैं। देखिए टेल और हेड, ये याद रहेगा। तो जिस पॉइंट से शुरू हुआ उसको ओरिजिन, इनिशियल पॉइंट या टेल बोलेंगे, और जिस पॉइंट पर अंत लिया वहाँ टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनस या टिप या हेड बोलेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे देखिए नीचे और स्पष्ट होगा, जैसा कि अब हम लोग बता रहे हैं, समझने के लिए समझा जाए। ये दो पॉइंट है, यहाँ से ए और बी, देखिएगा ध्यान से। ये ए बी हम एक यहाँ खींच दिए इसके ऊपर और इसके ऊपर।
अब आपसे पूछा जाए ए बी ए और बी ए दोनों सेम है या अलग है, जवाब आएगा सेम है। इसलिए कि ए से बी तक का जिसका मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड बी से ए तक का होगा, तो ये सही है। लेकिन यदि हम लिख दें ए बी विथ एन एरो हेड, देखिए एरो हेड, अब वेक्टर आ गया ये, और बी से ए आपका तीर लगा दिए। अब देखिए ये बदल गया, ये बता रहा है फ्रॉम ए टू बी और ये बता रहा है बी टू ए, तो ये डिफरेंट हो गया। क्योंकि ये राइट टूवर्ड्स है तो देखिए बी टू ए लेफ्ट टूवर्ड्स, यदि इधर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों सेम नहीं होगा, ये दोनों सेम नहीं होगा, ध्यान रखेंगे हम लोग। इसका ये मतलब हुआ कि लिखना ही है इक्वल में तो इसको काटना पड़ेगा, यानी नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना है, ये बराबर नहीं हुआ, लेकिन ये बराबर है, ये मैग्नीट्यूड है। यदि ए से बी तक का डिस्टेंस 20 मीटर है तो बी से ए का भी डिस्टेंस 20 मीटर होगा, लेकिन फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए डायरेक्शन चेंज है तो नेचुरली ये इसका रिजल्ट चेंज कर जाएगा। यदि इधर ये 20 मीटर है तो ये -20 मीटर हो जाएगा। इसका ये मतलब ये टर्म्स ऑफ वेक्टर है। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि एक फिजिकल क्वांटिटी को यदि वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं हम तो उसके ऊपर माथे पर तीर का निशान लगाना होगा। यानी हम यदि यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ तीर दे देते हैं, एरो दे देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो बोलेंगे हम लोग वेक्टर ए। क्या बोलेंगे? वेक्टर ए। यदि पी के ऊपर एरो दे देते हैं बोलेंगे वेक्टर पी। यानी ये पढ़ने का तरीका हो गया, वेक्टर ए, ध्यान रखिएगा, ये पढ़ेंगे वेक्टर पे, ये सब बोलने का तरीका हो गया। वेक्टर ए, वेक्टर पी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, इस तरह का कोई भी टर्मिनोलॉजी होगा तो ध्यान रखेंगे, पढ़ने का तरीका हो गया कि वेक्टर ए, वेक्टर पी, यानी जरूर वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए उसके माथे पर तीर का निशान लगाकर एरो का साइन देना है। यानी कि ये बता रहा है क्लियर, देखिए आप साफ साफ मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइन खींचे ये मैग्नीट्यूड, और इसी लाइन के ऊपर देख लीजिए तीर लग गया, द मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन दोज क्वांटिटी हैव दिस नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ये टर्म वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखा जाए, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके माथे पर एरो का निशान स्ट्रेट लाइन के साथ देना अनिवार्य है, तब वह रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर क्वांटिटी का। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब हम लोग आगे आते हैं, आराम से पढ़ते चलेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर था। अब हम लोग आते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। आज हम लोग नामावली से परिचित हो रहे हैं, धीरे धीरे सारा आराम से समझ में आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, अब हम लोग ध्यान देते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस का अर्थ होता है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस का अर्थ मैग्नीट्यूड। जैसे आप कहिएगा कि देखिए एक वेक्टर हमने ऐसा लिखा और इसको मॉड के अंदर बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और जब चूंकि ये मैग्नीट्यूड है तो इसको बाहर करेंगे तो सीधे एरो हट गया, एरो हट गया तो डायरेक्शन लेस हो गया, डायरेक्शन लेस हो गया तो ये ओनली मैग्नीट्यूड कहिए या सीधे सीधे ए कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या हो गया? यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये आपका हो गया। तो इस तरह हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए, मॉडुलस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम लोग आ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर में। आज हम लोग डिफरेंट टाइप से स्टार्ट करते हैं कि क्या टाइप डिफरेंट टाइप होता है वेक्टर का, ध्यान रखेंगे, 1 बाय 1 पढ़ना है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। नंबर 1 कोलिनियर वेक्टर, ये नाम कभी आप सुने होंगे, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर आप नाम जाने होंगे।
ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आज जानिए ना, कोई बात नहीं है, क्लियर है यहाँ। अरे पढ़े तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े तब भी मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आराम से पढ़िए। कोलिनियर संरेख एक ही रेखा में होनी चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये आप देखे होंगे कहीं, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में प्रोट्रैक्टर होगा, ये बताता है आपको 0 डिग्री का और ये बताता है 180। क्या ध्यान से देखेंगे, ये 90, ये 0 और ये 180। क्लियर कर दिया अब आपको, तब आपको झंझट खत्म हो जाएगा। आपके प्रोट्रैक्टर में 0, 90, 180 ये आपको नज़र आता है, ध्यान दीजिएगा। इसी लाइन को जो खींचे हुए आप, इसी को बोलते हैं संरेख कोलिनियर। यहाँ क्या है कोलिनियर वेक्टर समझने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ 2 वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ हम ए ले लिए, दूसरा वेक्टर बी ले लिए। देख लीजिए आप, ये 2 वेक्टर हमने कल्पना किया, एज्यूम किया, कंसीडर किया, माना। हम दोनों को एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग लिख दिए, ये ए है, ये बी है। अब हमको बताइए कि ए और बी के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री। लेकिन यही ए और बी एक ऐसा वेक्टर होता कि एक ऐसे और एक ऐसे लिखा जाता। देखने से क्लियर लग रहा है कि एक दूसरे का अपोजिट है। यदि हम इस दोनों को एक लाइन के द्वारा, रेखा के द्वारा सूचित करें तो ये मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ध्यान दीजिए। तो ए और बी के बीच वहाँ 180 और यहाँ ए और बी के बीच 0 डिग्री। तो है तो दोनों कोलिनियर, दोनों संरेख। तो ऐसी स्थिति में आएगी तो इसका नाम हो जाएगा पैरेलल कोलिनियर वेक्टर, और इसका नाम हो जाएगा नॉन पैरेलल। यानी ये पैरेलल कोलिनियर वेक्टर है, ये नॉन पैरेलल है, एंटी पैरेलल इसको बोल सकते हैं आप, अच्छा समझने के लिए। कोई नॉन पैरेलल बोलता है, कोई एंटी पैरेलल। कोलिनियर वेक्टर। अब देखिए, पहले तो कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, दोज वेक्टर्स व्हिच एक्ट आइदर अलोंग द सेम डायरेक्शन और अपोजिट इन डायरेक्शन। ध्यान से सुनेंगे, दोज वेक्टर्स व्हिच एक्ट आइदर अलोंग द सेम डायरेक्शन और अपोजिट इन डायरेक्शन is called collinear vector. Same direction, that is 0 degree, opposite in direction 180 degree. When they act in same direction, they are said to be parallel collinear vector. When they act in opposite direction, they are said to be anti-parallel collinear vector. It means when they act same direction, the angle between them is 0 degree. When they act in opposite direction, the angle between them is 180 degree. But both are said to be collinear vector. ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। देखिए, एक दूसरे के पैरेलल है इसलिए पैरेलल, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन देखिए क्या है, अपोजिट है, इसलिए इसका नाम हो गया एंटी। देखे होंगे अपने देश में 2 मुख्य पार्टी को एक दूसरे का विरोधी एंटी पार्टी बोला जाता है, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। एक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। पार्टी दोनों है, एक बीजेपी भी है, एक कांग्रेस भी है, लेकिन एक दूसरे का क्या है, एंटी पार्टी है। तो पैरेलल दोनों वेक्टर है लेकिन एक दूसरे का एंटी पैरेलल है। कहने का मतलब डायरेक्शन इसका एंटी अपोजिट है, इसलिए इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं और इसको पैरेलल बोलते हैं। इस तरह हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर का पहला टाइप कोलिनियर वेक्टर हम लोग आज स्टार्ट कर दिए। इस कड़ी को टू बी कंटिन्यूड करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए हैव ए नाइस डे, टेक योर सेल्फ, सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर के अगली कड़ी के साथ।